हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 16 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एनालाइज द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। हमें बताना है कि पैसा, रिसोर्सेस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लोकल गवर्नेंस को कितना स्ट्रॉन्ग या वीक बनाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सरकारी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिसोर्सेस को सेंट्रल और स्टेट लेवल से लोकल गवर्नमेंट्स जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज तक देना। इसका मेन गोल होता है लोगों को गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में सीधा भागीदार बनाना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब लोकल बॉडीज के पास अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो। अगर फंड्स ही नहीं मिलेंगे तो अथॉरिटी सिर्फ नाम की रह जाती है। इस आंसर में हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक बेस। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर नहीं है, इसमें फाइनेंशियल पावर और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग भी इंक्लूड होता है। लोकल गवर्नमेंट्स तभी इफेक्टिव हो सकती है जब उनके पास अपना पैसा और फाइनेंशियल कंट्रोल हो। 73rd डी और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज को इकोनॉमिक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार मिला। लेकिन अब भी काफी लोकल बॉडीज फाइनेंशियल शॉर्टेज का सामना कर रही है, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस कम हो जाती है। 2. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की जरूरत। अगर लोकल बॉडीज अपने खर्च और डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह स्टेट या सेंटर पर डिपेंडेंट है तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उन्हें अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से प्लान बनाने का मौका देती है। सेंट्रल और स्टेट फाइनेंस कमीशंस का काम होता है कि ये इंश्योर करे कि फंड्स सही तरह से लोकल बॉडीज तक पहुंचे। एग्जाम्पल, केरला मॉडल ने दिखाया है कि अगर फंड्स और प्लानिंग लोकल लेवल पर दिए जाएं, तो डेवलपमेंट ज्यादा इंक्लूसिव होता है। 14 फाइनेंस कमीशन ने भी लोकल बॉडीज के लिए टैक्स शेयर बढ़ाकर उनका फिस्कल स्टेटस इंप्रूव किया था। 3. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और कंस्ट्रेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स अब भी फंड के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। अपने टैक्सेस और रेवेन्यू सोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से उनका इकोनॉमिक बेस वीक है। फंड ट्रांसफर में डिले और ट्रेन्ड स्टाफ की कमी भी मेजर प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण कुछ एरियाज ज्यादा रिच हैं और कुछ पूरी तरह ग्रांट पर डिपेंड करते हैं। रूरल एरियाज में पॉवर्टी और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण लोग डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। 4. इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के डेवलपमेंटल फायदे। जब लोकल लेवल पर पैसा और प्लानिंग दोनों मिलते हैं तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होता है। यह इंक्लूसिव ग्रोथ लाता है जिसमें हर कम्युनिटी अपने एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाती है। एग्जाम्पल, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में फंड्स और फंक्शंस के डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट आया। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन अगर लोकल इंस्टीट्यूशंस के पास कैपेसिटी नहीं होगी तो फंड्स का मिसयूज भी हो सकता है। 5. इकोनॉमिक बेस मजबूत करने के तरीके। रेगुलर और टाइम बाउंड फाइनेंशियल ट्रांसफर्स इंश्योर करना। लोकल बॉडीज को अपने इंडिपेंडेंट टैक्सेस और फीस लगाने का अधिकार देना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कराना। लोकल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स प्रमोट करना। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना। कंक्लूजन। आखिर में ये समझना जरूरी है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका इकोनॉमिक बेस स्ट्रांग हो। सिर्फ पॉलिटिकल पावर देने से गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं होती। जब लोकल गवर्नमेंट्स के पास अपने फंड्स और फाइनेंशियल कंट्रोल होता है तभी वो लोगों के लिए सच में काम कर सकती है। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हाई डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल तक ले जाने का असली जरिया है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question 2. Discuss the problems and constraints in empowerment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एम्पावरमेंट के प्रोसेस में कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस आती है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। मतलब, हमें एक्सप्लेन करना है कि कौन से फैक्टर्स एम्पावरमेंट को रोक रहे हैं या स्लो कर रहे हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एम्पावरमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को अपने जीवन के फैसले खुद लेने की पावर देना, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल। ये एक प्रोसेस है जिसमें लोग अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाते हैं। इंडिया में कई पॉलिसीज और अमेंडमेंट्स के बावजूद एम्पावरमेंट का प्रोसेस अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहा है, खासकर रूरल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बीच। चलिए समझते हैं इसके मेन प्रॉब्लम्स और कंस्ट्रेंट्स क्या है। मेन बॉडी। 1. सोशियो कल्चरल कंस्ट्रेंट्स। ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज। भारत में कास्ट, क्लास और पेट्रियार्की डीपली रूटेड है। इन्हीं के चलते लोअर कास्ट और वीमेन डिसीजन मेकिंग से दूर रह जाती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लीगल इक्वालिटी होने के बाद भी सोसाइटी में महिलाओं को मोबिलिटी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती है। लैक ऑफ अवेयरनेस। इलिटरेसी के वजह से लोग अपने अधिकारों के बारे में अवेयर नहीं होते, इसलिए उनकी पार्टिसिपेशन नॉमिनल रह जाती है। 2. इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं तो वो अपने डिसीजंस फ्रीली नहीं ले पाते। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बिना रियल एम्पावरमेंट मुश्किल है। रिसोर्स एक्सेस की कमी। लैंड, क्रेडिट और ट्रेनिंग जैसे रिसोर्सेज मार्जिनलाइज्ड लोगों तक नहीं पहुंच पाते। रीजनल इनइक्वालिटी। रूरल और अर्बन एरिया के बीच डेवलपमेंट गैप बढ़ने से एम्पावरमेंट अनइक्वल हो गया है। 3. पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स। एलीट डोमिनेशन। लोकल पॉलिटिक्स में पावरफुल लोग डोमिनेट करते हैं, जिससे वीकर सेक्शंस की वॉइस दब जाती है। पावर ट्रांसफर की कमी। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के बाद भी कई स्टेट्स ने पूरे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स लोकल बॉडीज को नहीं दिए हैं। वीक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वीकनेस से एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स इफेक्टिव नहीं हो पाते। 4. साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स। लो कॉन्फिडेंस और फियर। बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड लोग अपने राइट्स असर्ट करने से डरते हैं बैकलैश के डर से। डिपेंडेंसी सिंड्रोम। सरकारी मदद पर ज्यादा निर्भर रहने से सेल्फ इनिशिएटिव कम हो जाता है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ग्रासरूट्स पार्टिसिपेशन को वीक बनाते हैं। 5. केस एग्जाम्पल्स और इनिशिएटिव्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG। केरला और आंध्र प्रदेश में SHGs ने वीमेन को फाइनेंशियली और सोशली एम्पावर किया है। भागीदारी मॉडल, दिल्ली। एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मॉडल जहां सिटीजन्स और गवर्नमेंट मिलकर लोकल इश्यूज सॉल्व करते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने लोकल पार्टिसिपेशन का प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन अभी भी ऑटोनॉमी और इंटरफेरेंस के इश्यूज है। कंक्लूजन। एम्पावरमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें सोशल अवेयरनेस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तीनों जरूरी है। जब तक माइंडसेट और सिस्टम्स में चेंज नहीं आता, तब तक रियल एम्पावरमेंट पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और जेंडर इक्वालिटी जैसे मेजर्स को स्ट्रेंथन करना जरूरी है ताकि ये प्रॉब्लम्स दूर की जा सकें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Examine the critical role of government in the contemporary scenario. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि आज के समय में सरकार का क्या रोल है, खासकर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में। हमें बताना है कि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के दौरान सरकार का काम कैसे बदला है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सरकार किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है जो कानून व्यवस्था, पब्लिक सर्विसेज और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। आज के दौर में सरकार का रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वेलफेयर, रेगुलेशन और प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप तक बढ़ गया है। मॉडर्न गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। थिंकर्स जैसे हैरोल्ड लस्की और वुड्रो विल्सन ने कहा था कि सरकार के फंक्शन समय के साथ बदलते हैं। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से मॉडर्न गवर्नेंस तक। पहले सरकार का रोल सिर्फ कानून व्यवस्था और टैक्स कलेक्शन तक सीमित था, लेकिन डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट के आने के बाद सरकार का फोकस सोशल जस्टिस, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट हो गया।
आज के गवर्नेंस मॉडल में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि मार्केट और सिविल सोसाइटी भी इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस जैसे प्रोग्राम सिटीजन सेंट्रिक और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के एग्जाम्पल है। 2. सरकार का इकोनॉमिक रोल। सरकार इकोनॉमी को रेगुलेट करती है और स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू सरकार इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करती है। पब्लिक स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर में ग्रोथ को बढ़ता है। इंडिया के मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर डेवलपमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स इकोनॉमिक ग्रोथ और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। 3. सोशल और वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सरकार सामाजिक न्याय और इक्वालिटी के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। महिलाओं, बच्चों और माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाई जाती है। MNREGA, PMAY और नेशनल हेल्थ मिशन जैसे प्रोग्राम्स लाइवलीहुड और वेलफेयर को इंश्योर करते हैं। आज के गवर्नेंस का मेन एम इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट है। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन एक्ट के जरिए हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलती है। 4. गवर्नेंस रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी का रोल। ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन ने गवर्नेंस को मॉडर्न बना दिया है। आप सरकार गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी। ई गवर्नेंस और डिजिटल टूल्स जैसे आधार और ओपी ने एडमिनिस्ट्रेशन को फास्ट और इफेक्टिव बनाया है। साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी भी सरकार के नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गए हैं। 5. एनवायरमेंटल और ग्लोबल चैलेंजेस। आज के समय में क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पैंडेमिक जैसे चैलेंजेस के लिए सरकार को प्रोएक्टिव होना पड़ता है। सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू ग्लोबल लेवल पर भी गवर्नेंस का रोल इंपॉर्टेंट हो गया है। एग्जाम्पल, इंडिया का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रति कमिटमेंट एनवायरमेंटल गवर्नेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। कंक्लूजन, आज के युग में सरकार सिर्फ कानून बनाने वाली बॉडी नहीं बल्कि डेवलपमेंट का फैसिलिटेटर, रेगुलेटर और पार्टनर बन गई है। उसका रोल इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल सभी एरियाज में इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रांग और अकाउंटेबल गवर्नमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Write a note on partnership among local authorities and special purpose agencies in the agriculture sector. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लोकल अथॉरिटीज जैसे पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज और स्पेशल पर्पस एजेंसीज जैसे एग्रीकल्चर बोर्ड्स, कोऑपरेटिव्स और इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के बीच का पार्टनरशिप एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे काम करता है। हमें इसका नेचर, फायदे और चैलेंजेस एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है। इस सेक्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए लोकल अथॉरिटीज और स्पेशल पर्पस एजेंसीज (SPA) दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल अथॉरिटीज जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषद लोगों के नजदीक होते हैं, जबकि स्पास जैसे नाबार्ड, एग्रीकल्चर बोर्ड्स और इरिगेशन डिपार्टमेंट्स टेक्निकल और फाइनेंशियल मदद देते हैं। दोनों के पार्टनरशिप से बेटर प्लानिंग, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। मेन बॉडी। 1. लोकल अथॉरिटीज और SPA का मतलब और रोल। लोकल अथॉरिटीज वो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकल लेवल पर गवर्नेंस हैंडल करती है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (PRI) और अर्बन लोकल बॉडीज (ULB). SPA वो एजेंसीज हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई हैं, जैसे नाबार्ड, इरिगेशन बोर्ड्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स (ETC). लोकल बॉडीज लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि स्पास टेक्निकल और फाइनेंशियल गाइडेंस देती है। दोनों मिलकर ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करती है। 2. पार्टनरशिप की जरूरत। एग्रीकल्चर एक मल्टीडायमेंशनल सेक्टर है जिसमें इरिगेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस और ट्रेनिंग जैसे अलग अलग एरियाज आते हैं। पार्टनरशिप से लोकल नॉलेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। इससे गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे RKVY, PM किसान और MG नरेगा ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव बनती है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में जिला परिषद और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिलकर वाटरशेड और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। 3. पार्टनरशिप के फॉर्म। जॉइंट प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। लोकल बॉडीज और SPA मिलकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है। रिसोर्स शेयरिंग।
फंड्स और मैनपावर दोनों मिलकर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, जैसे इरिगेशन स्कीम्स। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एसपीए फार्मर्स और पंचायत मेंबर्स को मॉडर्न टेक्निक्स और सॉइल केयर सिखाती है। पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप्स, लोकल अथॉरिटीज प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट लाती है। 4. पार्टनरशिप के फायदे, एफिशिएंसी बढ़ता है। लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट से स्कीम्स ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। अकाउंटेबिलिटी आता है, लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली मॉनिटरिंग करते हैं। सस्टेनेबिलिटी होती है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स वाटर और सॉइल जैसे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। एम्पावरमेंट, फार्मर्स और पंचायत दोनों को डिसीजन मेकिंग का मौका मिलता है। इनोवेशन, लोकल इनोवेशंस को एजेंसी सपोर्ट करके आगे बढ़ती है। 5. पार्टनरशिप के चैलेंजेस, कोऑर्डिनेशन की कमी, एजेंसीज और पंचायत के बीच कम्युनिकेशन गैप होता है। टेक्निकल नॉलेज की कमी, लोकल इंस्टीट्यूशंस को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कभी कभी डिसीजंस पॉलिटिक्स के बेस पर लिए जाते हैं। रिसोर्स शॉर्टेज, फंड्स और मैनपावर दोनों लिमिटेड होते हैं। मॉनिटरिंग इश्यूज, डेटा शेयरिंग और एवैल्यूएशन वीक होता है। 6. एग्जाम्पल्स, भागीदारी स्कीम, दिल्ली अर्बन मॉडल है लेकिन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का एग्जाम्पल देता है। वाटरशेड प्रोजेक्ट्स, आंध्र एंड महाराष्ट्र, लोकल पंचायत्स और नेशनल एजेंसीज मिलकर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रही है। नाबार्ड के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटीज, जिला परिषदस के साथ मिलकर रूरल क्रेडिट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। कंक्लूजन, लोकल अथॉरिटीज और स्पेशल पर्पस एजेंसीज के बीच पार्टनरशिप एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाती है। इससे लोकल पार्टिसिपेशन, एक्सपर्ट गाइडेंस और बेटर इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जाए तो ये पार्टनरशिप और इफेक्टिव हो सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Write short notes on the following in about 250 words each. A. Postmodernist critique of democratic decentralization. B. Bhagidari, a model of good governance. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन करने हैं। एक है पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और दूसरा है भागीदारी मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस। हमें बताना है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन से कैसे जुड़े हुए हैं, उनका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और रियल लाइफ रेलेवेंस क्या है। दोनों टॉपिक्स को एक कॉमन थीम के अंदर कनेक्ट करना है, पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। आंसर, इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर और रिस्पांसिबिलिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल लेवल तक ट्रांसफर करना ताकि लोगों की भागीदारी बढ़े और गवर्नेंस ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो। इस आइडिया को अलग अलग थियोरेटिकल व्यूज से समझा गया है, जिनमें पोस्ट मॉडर्निज्म और भागीदारी जैसे पार्टिसिपेटरी मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली देखते हैं, जबकि भागीदारी एक प्रैक्टिकल मॉडल है जहां सिटीजन्स डायरेक्टली गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों पर्सपेक्टिव्स मिलकर डिसेंट्रलाइजेशन के स्कोप और चैलेंजेस को समझाते हैं। मेन बॉडी। 1. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मेन एम है डिसीजन मेकिंग को लोगों के करीब लाना और लोकल बॉडीज जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर करना। इंडिया में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के जरिए इस प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली, लेकिन इसके सक्सेस काफी हद तक डिपेंड करता है लोकल कंडीशंस और पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर। 2. पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यूनिवर्सल मॉडल का विरोध। पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह सेम तरीके से अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर सोसाइटी की अपनी कल्चर और नीड्स होती है। पावर स्ट्रक्चर्स पर सवाल। उनका कहना है कि डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद भी पावर एलीट्स और ब्यूरोक्रेसी के पास रहती है, जिससे आम लोगों की एम्पावरमेंट सच में नहीं होती। डेवलपमेंट और रैशनैलिटी पर क्रिटिक। पोस्ट मॉडर्निज्म यह क्वेश्चन उठाता है कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन सच में डेवलपमेंट लाता है या सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है। लोकल नैरेटिव्स पर जोर। यह थियरी कहती है कि गवर्नेंस के प्रोसेस में सभी ग्रुप्स जैसे वीमेन, माइनॉरिटीज और ट्राइबल्स की वॉइस सुननी चाहिए। एग्जाम्पल, बहुत सारे गांवों में पंचायत सिस्टम के बावजूद भी कास्ट और जेंडर के इश्यूज डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट कंसर्न को दिखाता है। 3. भागीदारी, एक गुड गवर्नेंस मॉडल। बैकग्राउंड। भागीदारी स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट ने 2000 में लॉन्च की थी, जिसका एम था सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच पार्टनरशिप बनाना।
सिटीजन पार्टिसिपेशन। इस मॉडल में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (RWA) को इन्वॉल्व करके लोकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई और सॉल्व किए जाते थे। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। रेगुलर मीटिंग्स, वर्कशॉप्स और कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए सिस्टम को ज्यादा ओपन और ट्रांसपेरेंट बनाया गया। एम्पावरमेंट और ट्रस्ट। भागीदारी मॉडल ने सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट बिल्ड किया और सर्विस डिलीवरी को बेटर बनाया। एग्जाम्पल, दिल्ली के कई एरियाज में गार्बेज कलेक्शन और रोड मेंटेनेंस इश्यूज भागीदारी के जरिए एफिशिएंटली सॉल्व हुए। 4. कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग। पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू हमें वार्निंग देता है कि डिसेंट्रलाइजेशन बिना कॉन्टेक्स्ट समझे फेल भी हो सकता है। भागीदारी मॉडल हमें होप देता है कि जब लोग जेन्युइनली इन्वॉल्व होते हैं तो गवर्नेंस इंप्रूव होता है। दोनों का कॉमन पॉइंट है पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी और एम्पावरमेंट का इंपॉर्टेंस। कंक्लूजन। पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक और भागीदारी मॉडल दोनों डिसेंट्रलाइजेशन के अलग पहलू समझाते हैं, एक तरफ कॉशन, दूसरी तरफ पॉसिबिलिटी। पोस्ट मॉडर्निज्म बताता है कि बिना सोशल जस्टिस के डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता, जबकि भागीदारी मॉडल दिखाता है कि लोगों की एक्टिव भागीदारी से गवर्नेंस ट्रूली डेमोक्रेटिक बन सकती है। दोनों मिलकर हमें एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि गुड गवर्नेंस का असली बेस लोगों का एम्पावरमेंट और ट्रस्ट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।